प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने बात की थी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसकी, और उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है अपना, वो भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो क्षेत्र है मध्यवर्ती क्षेत्र, ये मध्यवर्ती क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ हमने अरावली की बात की, यहाँ हमने मरुस्थलीय प्रदेश की बात की। ठीक, पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं हम। तो जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो राजस्थान प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो एक समतल मैदान के रूप में है। कैसा मैदान पाया जाता है? समतल मैदानी रूप है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। और यह मैदान पश्चिम से पूर्व, यह मैदान पश्चिम से पूर्व, इस पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये देखिए, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, इस प्रकार से विभाजित हो जाता है दो भागों में। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो एक समतल एरिया पाया जाता है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा विभाजित होता है। और इस क्षेत्र की बात करेंगे तो पूरे राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे हम, पूरे राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे। जैसे हम मरुस्थलीय प्रदेश की बात की तो ये कितना प्रतिशत था? 61% था। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो ये राज्य के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 23% हिस्सा है मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र में क्या है? जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि एरिया कैसा मिलता है? प्लेन एरिया मिलता है। या तो एरिया प्लेन होना चाहिए, जैसे हम बात करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र की तो वहाँ लोग कम रहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की हमने, कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 40% जनसंख्या रहती है। लेकिन इस राज्य के जो कुल क्षेत्र है 23%, इस 23% में राज्य की कुल जनसंख्या कितनी रह रही है? 39% रह रही। अब देखिए वो डिफरेंस देखिए, आप यहाँ एरिया ज़्यादा है, जनसंख्या क्या है? कम है। यहाँ एरिया कम है, जनसंख्या क्या है? ज़्यादा पाई जाती है। समतल क्षेत्रों में सभी लोग क्या कर रहे हैं? अच्छी तरीके से निवास करते हैं। उबड़ खाबड़ धरातल हो तो वहाँ सही तरीके से व्यक्ति निवास नहीं कर सकता। लेकिन पूरे राजस्थान की बात करेंगे तो किस भौतिक प्रदेश में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, वो चीज़ देखेंगे तो कौन सा आएगा? मरुस्थलीय प्रदेश आएगा, क्योंकि यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। अब देखिए, इससे आगे हम बात करेंगे कि यह जो प्रदेश है ये किससे बना है? यह प्रदेश किससे बना है? तो याद रखना, गंगा व यमुना की सहायक नदियों के द्वारा
इस मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। देखिए नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण कैसे होता है। ये नदियाँ आ रही हैं, ये नदी हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए ये नदियाँ क्या करेगी, अपने साथ में कुछ न कुछ निक्षेप लेकर आएगी, कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह कुछ न कुछ लेकर आएगी। तो वो लगातार अधिक समय के दौरान क्या होगा, वो मिट्टी क्या है, इन पर्वतों से लेकर आती हैं, तो वो मिट्टी क्या है, धीरे धीरे ऊपर आती है बाढ़ के रूप में और यहाँ बिछ जाती है, इन क्षेत्रों में बिछ जाती है ये मिट्टी। फ्लो ज़्यादा होने के कारण, जल का फ्लो जब ज़्यादा होगा तो ये बाढ़ आएगी, बाढ़ के कारण ये जो मिट्टी है ये इस पूरे क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाती है। इसके दौरान क्या होता है, एक समतल मैदान का निर्माण होता है और वही पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये भी एक समतल मैदान के रूप में पाया जाता है। और इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा की बात करेंगे, ये जो क्षेत्र हैं ये क्या हैं, विंध्यन कगार का क्षेत्र है, विंध्यन कगार का जो क्षेत्र है ये, ठीक है। इसकी बात करेंगे जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, पठारी प्रदेश हैं, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, इसकी सामान्य जो बातें थी वो हमने देख ली हैं। अब इसका जो विशेष अध्ययन किया जाता है वो 3 उपभागों में किया जाता है, जो हमने सबसे पहले देखा था। इसके जो 3 उपभाग हैं वो 3 उपभाग कौन कौन से उपभाग हैं, देखिए। नंबर 1 चंबल बेसिन, कौन सा बेसिन है, चंबल बेसिन। नंबर 2 बनास बेसिन। नंबर 3 माही बेसिन। ये 3 बेसिन हैं और इन्हीं 3 बेसिनों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिन क्या होता है। देखो मैं सब कुछ बताता हूँ लेकिन आप अच्छी तरीके से नहीं देखते हो कि भाई सर ने बताया क्या है। देखिए क्या होता है, एक कमेंट में मेरे से पूछा गया कि सर पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी, क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है। अब देखो अंतर बताता हूँ आपको। अब अंतर आपको स्पष्ट हो रहा है। देखिए पर्वतों की जब एक श्रृंखला मिलेगी कंटिन्यू, आपको हो सकता है छोटे बड़े हों लेकिन कंटिन्यू होंगे इस प्रकार से लगातार पर्वत, ये तो वो क्या कहलाएगी, पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कहलाती है। लेकिन कोई एक विशेष पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, कोई पर्वत नज़र आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्वत चोटी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। अब पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ क्या होती है, ऊंचाई की दृष्टि से इनकी ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है पर्वतों की, और इनकी ऊंचाई क्या होती है, कम। जिस पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई कम होगी वो पहाड़ी क्षेत्र में होगा, और जिसकी ऊंचाई अधिक होगी वो पर्वत के रूप में होगा, पर्वत चोटी के रूप में होगा। अगर ये पर्वत एक श्रेणी के रूप में मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला। तो ये जो कमेंट में पूछा गया था ये इसका आंसर है। अब देखिए बेसिन, बेसिन क्या होता है, बेसिन इंग्लिश वर्ड है बेसिन, इसका अर्थ होता है द्रोणी। और द्रोणी क्या होती है, देखिए कोई क्षेत्र है पर्टिकुलर, और इस क्षेत्र की बात करेंगे हम तो इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, इस क्षेत्र में जो नदियां होती हैं वो नदियां, ये मुख्य नदी हैं और इस नदी का नाम क्या है, चंबल। इस प्रकार से इसकी बहुत सारी सहायक नदियां, पार्वती, कालीसिंध, बनास, ये सहायक नदियाँ।
अब देखिए यहाँ पर जो जल आ रहा है, यहाँ पर जो जल आ रहा है ये किस क्षेत्र से आ रहा है? देखिए इस क्षेत्र से भी आ रहा है, इस क्षेत्र से भी आ रहा है, इस क्षेत्र से भी आ रहा है, इस क्षेत्र से भी आ रहा है। मतलब पूरा एक पर्टिकुलर एरिया है। इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? बेसिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बेसिन। और किसका बेसिन? जो मुख्य नदी होगी उसी के नाम से हम ये कहेंगे कि ये बेसिन कौन सा है? चंबल नदी है मुख्य, तो कौन सा हो गया? चंबल बेसिन हो गया। तो इस प्रकार से चंबल बेसिन मतलब चंबल नदी के द्वारा भी इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो देखिए चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा देखें, कहाँ से आती है और कहाँ प्रवेश करती है। ज़्यादा हम इसका अध्ययन आगे अपवाह तंत्र में करेंगे, जहाँ हम सभी नदियों के बारे में देखेंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी की बात चल रही है और यहाँ पर एक जिला है महू जिला। कौन सा जिला है मध्य प्रदेश में? महू जिला। और महू जिले में एक पहाड़ी है जाना पाओ पहाड़ी। जाना पाओ पहाड़ी से किस नदी का, ये कौन सी नदी है? चंबल। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले की जाना पाओ पहाड़ी से होता है और ये राजस्थान में एक स्थान है 84गढ़, यहाँ से प्रवेश करती हैं राजस्थान के अंतर्गत। और राजस्थान के अंतर्गत जैसे ही प्रवेश करती हैं एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती हैं, कैनियन का निर्माण करती है। गोर्ज को देखिए हिंदी में कहते हैं गोर्ज को महाखड्ड। क्या कहते हैं? महाखड्ड, जो कैनियन का बड़ा रूप होता है। क्या होता है? एक बड़ा खड्डा उत्पन्न होता है। जैसे ही ये प्रवेश करती है तो एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। 84गढ़ लगभग चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है, 84गढ़ में प्रवेश करती है। फिर ये इस प्रकार राजस्थान में बहते हुए और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर इसके समीप बहते हुए और ये आगे मिल जाती हैं। किस में मिल जाती हैं? यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है। और यमुना फिर आगे किस में मिल जाती हैं? इसी के समांतर एक नदी और आती है गंगा, ये यहाँ पर मिल जाती है। तो जो चंबल है वो किसकी सहायक नदी है? वो है यमुना की सहायक नदी। अब देखिए ये जो चंबल नदी है, जब ये चंबल नदी इस प्रकार से बहते हुए यमुना में मिलती है तो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। कौन करती है स्थलाकृतियों का निर्माण? चंबल नदी करती हैं स्थलाकृतियों का निर्माण। देखिए जल, पवन या हिम, या हम बात करेंगे सागरीय तरंगे, ये सारे के सारे अपर्दन के कारक हैं और ये जब भी बहेंगे तो कोई ना कोई आकृति जरूर बनेगी, क्योंकि कटाव के दौरान या निक्षेपण के दौरान क्या होता है? कोई ना कोई आकृति बनती ही है। तो अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। चंबल बेसिन के अंतर्गत एक प्रमुख स्थलाकृति बनती हैं जो संपूर्ण भारत में विख्यात हैं, उत्खात भूमि या जिसको बैड लैंड बोलते हैं, बैड लैंड। चंबल नदी प्रसिद्ध है किसके लिए? उत्खात भूमि की जो स्थलाकृति है उस स्थलाकृति के लिए चंबल नदी को जाना जाता है। वो उत्खात भूमि क्या होती है? देखिए उत्खात भूमि का अर्थ होता है धरातल ऊबड़ खाबड़ होना।
किसी क्षेत्र का धरातल अत्यधिक उबड़ खाबड़ होगा, मतलब क्या होगा उसका कि वो क्षेत्र कैसा है, बैडलैंड में है, या हम उसको कह सकते हैं उत्खात भूमि के रूप में है। और ये किसके माध्यम से हुआ है, ये इस चंबल नदी के माध्यम से हुआ है। इसका जो जल बहता है जिसके कारण क्या है, छोटी छोटी अवनलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इस अवनलिका के कारण क्या होता है, इस अवनलिका के कारण ये देखिए छोटी छोटी इस प्रकार की नालियां सी बन जाती हैं, जो जल बहता है इस प्रकार से। ये जो नालियां बनेगी जिसको बोलते हैं अवनलिकाएं, और अवनलिकाओं से युक्त जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र। ये बीहड़ क्षेत्र अगर पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, अत्यधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो किस प्रकार की भूमि होगी, उत्कात भूमि हो जाती है। उस भूमि को हम किस नाम से जानते हैं, बैडलैंड के नाम से जानते हैं। और इसका जो बीहड़ का जो क्षेत्र है पूरा एरिया वो लगभग कितना है, 4500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो इस बेसिन का, चंबल बेसिन का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 4500 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अब अवनलिकाओं से युक्त बीहड़ बने, और बीहड़ से वो पूरी भूमि क्या कहलाने लगी, उत्कात भूमि कहलाने लगी। और इस नदी के द्वारा जो मिट्टी, कंकर, पत्थर लाया जाता है जिसको हम कांप बोलते हैं, तो वो नवीन कांपीय निक्षेप हैं। कौन से निक्षेप हैं, नवीन कांपीय निक्षेप हैं। एक प्राचीन होते हैं जो प्राचीन समय के द्वारा, आज से लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात करेंगे तो वो प्राचीन, और कुछ ही समय पहले अगर निक्षेप बने हैं तो वो कौन से होंगे, नवीन कांपीय मैदानी निक्षेप। नवीन कांपीय मैदानी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, अगर किसी स्थान पर नवीन कांपीय निक्षेप हैं तो वो क्या कहलाता है, नवीन की बात करेंगे तो नवीन कांपीय क्षेत्र को हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। और प्राचीन कांपीय अगर कोई प्रदेश, कोई क्षेत्र है, कोई निक्षेप है तो उसको हम बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। खादर और बांगर दो नाम हैं जो नवीन और प्राचीन को डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये जो बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र है, या हम बात करें चंबल बेसिन की बात करेंगे तो चंबल बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये जिले या हम कह सकते हैं इसका विस्तार कितना पाया जाता है, कौन कौन से जिलों में पाया जाता है। तो ये देखिए कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये जो जिले हैं ये चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। धौलपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बीहड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि उससे आगे क्या है, वो यमुना नदी में मिलना चाहती हैं। और करौली को हम कहते हैं बीहड़ों की रानी। क्या कहते हैं, बीहड़ों की रानी। इस क्षेत्र में देखिए दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं पर उच्च भूमि देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर निम्न भूमि देखने को मिलती है। चंबल बेसिन की जब भी बात करेंगे हम, दो चीज़ें आपको दिखाई देगी, एक तो है उच्च भूमि और दूसरा है निम्न भूमि। उच्च भूमि को इस क्षेत्र में एक नाम दिया गया है, उच्च भूमि को यहाँ कहा जाता है डांग क्षेत्र। डांग देखो, डांग तो हाँ, डांग क्षेत्र वो डांग नहीं है, ये एक स्थानीय नाम है। यहाँ पर उच्च भूमि जैसे जैसे मिलेगी उस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। निम्न भूमि जहाँ मिलेगी उस क्षेत्र को खादर कहा जाता है। चंबल बेसिन के अंतर्गत
उच्च भूमि को डांग क्षेत्र कहा जाता है और निम्न भूमि को खादरे कहा जाता है। और ये जो डांग क्षेत्र है ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये इन 3 जिलों में पाया जाता है, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में ये डांग क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और राजस्थान द्वारा क्या है, इस चंबल बेसिन के क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे 2 कार्यक्रमों की बात करता हूं मैं। कंदरा कार्यक्रम, ये 1989 में चलाया गया था। डांग क्षेत्र कार्यक्रम ये चलाया गया था 2004 में। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, कंदरा का मतलब केव्स, केव्स क्या होती है? ये अवनलिकाएं जो होती हैं, जो बीहड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कंदरा बोलते हैं। तो इन क्षेत्रों को, डांग क्षेत्रों को और इन कंदरा वाले क्षेत्रों को विकसित एरिया में लाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कब कब चलाए गए हैं? कंदरा चलाया गया 1989 में और डांग क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया 2004 में, 2004 में चलाया। तो ये था चंबल बेसिन के बारे में कि यहाँ किस प्रकार की विशेषता मिलती है, क्या ये नदियाँ किस प्रकार से मैदानों का निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, काली सिंध, पार्वती, बनास, और बनास को भी हम आगे एक बेसिन के रूप में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।